संडे हो या मंडे, कहाँ आराम है। हर दिन सीधे मुद्दे की बात करना है, आपकी बात करना है और तरीके से करना है, आपके सलीके से करना है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किस किस खबर की बात करूंगा वो भी बता देना है, क्योंकि मैं हर दिन आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि आज मैं कौन सी खबर की बात करता हूं, क्योंकि पहले मैं देश की बात करता हूं, फिर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, फिर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। कभी कभी मध्य प्रदेश की खबर ज्यादा आ जाती है तो छत्तीसगढ़ से फिर मध्य प्रदेश ले आता हूं। तो एक घंटे में देश में क्या क्या हुआ ये सब कुछ आपको बताने का मकसद है। इसलिए सबसे पहले बात आज भी हाथरस हादसे की करूंगा। आज हाथरस में जहरीले स्प्रे वाली थ्योरी की एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला? क्या किसी स्प्रे ने ले ली 123 लोगों की जान? विश्लेषण करूंगा विस्तार से, ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपके पास अब तक नहीं पहुंची होगी। दूसरी खबर में बात करेंगे कैसे पूरा देश बारिश से बेहाल है। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में कैसे आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में कल बड़ा दिन है, मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। विस्तार न्यूज में आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि मोहन यादव राज्यपाल से मिलने पहुंचे। क्या हलचल है, सब कुछ जानना है, बने रहिएगा। पांचवी खबर में बात स्टंटबाजी की करेंगे। स्टंटबाजी आपकी जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक है, दूर रहिए भाई। स्टाइल मारने से कुछ होता नहीं है। एक एक वीडियो दिखाएंगे, सब कुछ समझा देंगे। छठवीं खबर पर बात करेंगे एंटी नक्सल ऑपरेशन की, कैसे भारी बारिश के बीच हमारे जवान नक्सलियों के खिलाफ मोर्चे में डटे हुए। कहां? घनघोर अति संवेदनशील सबसे खतरनाक जंगल में, बाढ़ बारिश पानी के खतरे के बीच। विश्लेषण करेंगे, विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कैसे दोस्तों ने मिलकर दोस्त को मार डाला, बात उसकी भी करेंगे। और आठवीं खबर में बात करेंगे रायपुर में कैसे मौत पर सस्पेंस बना है। पहले लड़की का होटल में शव, फिर दोस्त का रेलवे ट्रैक पर बॉडी। किसने किसको मारा, बात उसकी भी करेंगे। खबरों की संख्या लगातार बढ़ रही है सीधे मुद्दे की बात में, क्योंकि आप लगातार डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी हमारी खबर भी दिखा दो, ये क्यों छोड़ दिए। नौवीं खबर में बात करेंगे कैसे वनकर्मी को बेरहमी से पीटा जा रहा है, वीडियो दिखाएंगे। यही नहीं रुका है खबरों का सिलसिला, 10वीं खबर पर फिर बाबा बर्फानी की करेंगे बात। जय बाबा बर्फानी अब शुरू करते हैं और आज सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस में पहले दिन से एक एक अपडेट बता रहा हूं, हर दिन बता रहा हूं, कुछ छूटे नहीं। 123 लोगों की मौत हो गई थी, 123 लोगों की। इसलिए जो भी अपडेट होगा हर दिन बताऊंगा। 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात। सत्संग मौत की वजह बना, लेकिन दुख होता है जब ये मौत पर सियासत खेली जाती है, दुख होता है जब एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाते हैं, बहुत दुख होता है। कोई अपनी गलती मानने की बजाय मौत पर नई नई थ्योरी लाता है। सोचिए, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ गलती हुई है। गलती हुई है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटा ली गई, गलती हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ। लेकिन नहीं, ये कोई नहीं कहता है, बल्कि कहा जाता है कि बाबा नारायण साकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आपको सुनाते हैं कि आज बाबा के दूत ने क्या नई थ्योरी बताई है। वकील एपी सिंह ने बताया है ये जो मौतें हुई हैं वो भगदड़ की वजह से नहीं हुई हैं, बल्कि एक जहरीले स्प्रे की वजह से हुई है। ये नई थ्योरी की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, ये नई थ्योरी आ गई। 123 लोगों की जान चली गई, अनाथ हो गए बच्चे, बिना मां के जीने को मजबूर हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है आप देख लीजिए सिस्टम। सुनिए हाथरस सत्संग कांड की एक नई थ्योरी जो सामने आई है, सुनाइए भाई। फिर आया बाबा का दूत, वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे। इस बार संदेश में संदेह, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था। हाथरस हादसा नहीं साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। मौत की वजह जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। जो मैंने कहे थे 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे, जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। ये कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए।
प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था, महिलाओं के साथ एकदम अपने आप गिर जाती थी और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। अभी तो लगातार हम सवाल कर रहे हैं, कौन है वो प्रत्यक्षदर्शी, कौन है वो लोग जो बता रहे हैं वहां जहरीला स्प्रे छिड़का गया था? कहां हैं वो लोग? अगर वाकई ऐसा हुआ है तो उन्हें बताना चाहिए ना कि 10 से 12 लोगों ने, साजिशकर्ताओं ने ऐसा कौन सा स्प्रे किया जिसने 123 लोगों की जान ले ली। खैर, वकील ने अपने तर्क दिए हैं, वकील के अपने तर्क हैं, जो सही हैं कि नहीं वो तो SIT बताएगी, अदालत बताएगा। हम आपको राहुल के तर्क भी बताते हैं। चलिए, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है, जिसमें 2 बातें बड़ी खास हैं। पहली, राहुल ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है, और ये पहली बात थी, माफ कीजिएगा। और दूसरी, राहुल ने कहा कि लोगों से मिलकर उन्हें ये पता चला है कि ये हादसा वहां के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। ये राहुल गांधी किसको लिख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं। किसी की लापरवाही हुई, कैसे जान गई, लेकिन 123 जाने तो गई है। बस इसीलिए तो पहले दिन से ही सवाल कर रहा हूं, आखिर कौन है जिम्मेदार? देखिए कब मिलता है हमारे और आपके इस सवाल का जवाब। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर कहां से है ये बता देता हूं। पूरे बारिश में आपको बारिश का माहौल दिखाऊंगा। बारिश से पूरा देश बेहाल है। पूरे देश की खबर लेकर मैं आता हूं, पूरे देश की खबर लेकर आता हूं। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि उसकी तस्वीर देखकर आप परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो देख लीजिए। ये असम का सबसे हाईटेक शहर है गुवाहाटी। कैसे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर चपेट में आ गए हैं। वीडियो दिखाते जाइएगा। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, डरा रही है। असम के मोरी गांव में कैसे बस्तियां डूबी हुई हैं, बस्तियां डूबी हुई हैं। देखिए, घर, गांव, सड़क सब डूबी हुई हैं। देखिए मेरे बगल में स्क्रीन में क्या हाल है मोरे गांव का। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वहां के लोग, सुनाइए जरा। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है। यही साल में ये सब तूफान जैसे आता है ऐसे आ गया। एक दिन में माने कमर जैसे बुक तक पानी हो गया। 3-4 दिन हो गया और बहुत इमरजेंसी में फ्लड हुआ है। आदमी लोग सामान बचाने नहीं सके और खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा, लेटरिन बाथरूम का तकलीफ हो रहा है। अभी ये लोग आदमी वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, लेकिन बीच में ये बांध आ गया। ये बांध यहाँ पर देना नहीं था, बांध था पीछे देना था, लेकिन ये इस साइड में दे दिया। यहाँ आदमी लोग बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। कल मैं असम की बारिश और बारिश से आई बाढ़ का जिक्र कर ही रहा था, और आज देख लीजिए तस्वीर आ गई और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मैं इस बाढ़ में इस बारिश को कवर किया है, मैंने बहुत करीब से देखा है कैसे लोग 10-10 दिन तक अपनी छतों में रहते हैं, उतरते ही नहीं है। नीचे उतरेंगे तो नाव का सहारा, कोई खाना दे तो खा लिए, नहीं तो सब गीला, नीचे उतर ही नहीं सकते, छत में रहते हैं। बहुत भयावह स्थिति होती है, इसलिए तस्वीर कहीं से भी आए हम आपको दिखाएंगे। लोग अपने घर को छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं। टेबल पर गैस रखकर खाना बना रहे हैं। तस्वीर दिखाइए भाई, खाना कैसे बना रहे हैं ये भी देख लीजिए, ताकि किस तरह जिंदगी चलती रहे, किसी तरह जिंदगी चल जाए। बस इस स्थिति में आ गए हैं। जब तक गांव से पानी नहीं निकल जाता ये लोग ऐसे ही जिंदगी बिताएंगे। मोरी गांव के बाद अब आप नगांव की तस्वीर देख लीजिए। ये भी असम से आई है। यहाँ भी पूरा का पूरा जिला भयंकर बाढ़ की मार झेल रहा है। बस्तियां डूब गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। अब बस इंतजार है कब ये बाढ़ जाएगी और कब ये अपने घर वापस लौटेंगे सही सलामत। असम में 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से परेशान हैं। क्यों खबर दिखाता हूं आप समझ गए? आंकड़ा सुन लिया आपने, 23 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग कहां रह रहे हैं? राहत शिविरों में रह रहे हैं। और राहत शिविर कैसा होता है? एक स्कूल होता है, खाना आ जाता है, पैकेट दे दिया जाता है, लाइट है तो है, पंखा है तो है, नहीं तो केवल छत है। बस पक्का मकान है और जमीन सूखी हुई है। वही राहत शिविर है असम का। मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। 28 जिले के 2500 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं।
बारिश में समा गए हैं। असम में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है, इसलिए ये खबर जरूरी है आप तक पहुंचाना। 58 लोगों की जिंदगी चली गई है। इस आपदा में सिर्फ इंसान ही नहीं, कई बेजुबान जानवरों की भी जान चली गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में सुना होगा आपने 114 जानवरों की मौत हुई है। आंकड़ा सुन लीजिए, 114। अब चलिए असम से आपको यूपी लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है, यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तस्वीर दिखाइए भाई, मेरे बगल में आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगा दीजिए। लगातार बारिश से यहाँ भी नदियां उफान पर हैं, नदी नाले उफान पर। सिर्फ एक दिन में यूपी में आपदाओं में 12 लोगों की जान चली गई, 12 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ डूबने से हुई है। ये वीडियो देखिए, यूपी के कुशीनगर का है। यहाँ कैसे गांव में पानी भरा हुआ है, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पानी कैसे सूखे, जल स्तर कैसे निकले, तब वो अपने घर में ठीक ठाक से रह पाए। देखिए ऐसे गंदे पानी के बीच बीमारी लेकर आता है। ऐसी आफत लोग इसके बीच में रहने को मजबूर हैं। सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी मानसून की मार झेल रहे हैं लोग। तस्वीर देखिए कैसी तबाही मची हुई है। यूपी में बाढ़, महाराष्ट्र में बाढ़, गुजरात में नदियों में उफान, राजस्थान में कैसे ट्रक पलट गया, मध्य प्रदेश में हाहाकार। एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है, हो ही रहा है। हर दिन पहाड़ आप देख ही रहे हैं, मैं दिखा ही रहा हूं आपको वीडियो में कि कहीं पहाड़ इधर से गिर जा रहा है, कहीं पहाड़ उधर से गिर जा रहा है, सड़क को बाधित कर रहा है, ट्रैफिक जाम है, घंटों लोग परेशान हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है। कैसे पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर पड़ा, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें हैं। ये केवल और केवल ये मौसम, बारिश, आंधी तूफान की वजह से ही सब होता है। उत्तराखंड में भी तबाही ही तबाही है। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक बारिश अलग अलग तरह से तबाही मचा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में चार्टर लाज मल्लीताल के पास लैंडस्लाइड हुआ। देख लीजिए तस्वीर मेरे बगल में चल रही है। एसडीआरएफ ने यहाँ भारी बारिश के बीच 10 परिवारों को सुरक्षित निकाला है। कितने परिवारों को? 10 परिवारों को। उत्तराखंड के अलग अलग जिले में कई यात्री फंसे हुए हैं। बार बार कह रहा हूँ, रोज पहाड़ों से आई भयंकर तस्वीरें दिखाता हूँ और कहता हूँ मत जाइए। आपकी चिंता इसलिए कहता हूँ मत जाइए। अभी पर्यटन मत मनाइए भाई, मत मनाइए। जिंदगी रहेगी, खूब घूमेंगे, कई साल घूमेंगे। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा देता हूँ। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आप ये भिंड की तस्वीरें देखिए। दिखाइए भाई, दिखाइए कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच सड़क पार कर रहे हैं। रोज दिखाता हूं ये तस्वीर, रोज सावधान करता हूं। मत दिखाइए बहादुरी, मत बनिए किसी के सामने हीरो कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, प्रकृति से ही लड़ सकता हूं। भिंड के गोहद इलाके में बेसली नदी में जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस इलाके में मुख्य मार्ग पर, माने मुख्य सड़क पर पानी तेज बहाव में बह रहा है, लेकिन लोग जान की परवाह किए बिना सड़क आर पार कर रहे हैं। मैं तो दिखाऊंगा, मेरा काम है आपको सावधान करना। क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की? किसी और रास्ते से चले जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। ऐसे ही लोगों के लिए सड़क के किनारे लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली, थोड़ी देर ही होगी। और कोई आप अंबानी अडानी का काम करने नहीं जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मीटिंग है और आपको लग रहा है करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, शेयर मार्केट में डूब जाएंगे पैसे। अरे रुक जाइए भाई, आपकी जिंदगी कीमती है। वहां इतने ज्यादा आपको बचाने के लिए लोग आपदा प्रबंधन के नहीं है कि आप जोखिम उठाकर जाएं और आपको कोई बचाने आ जाएगा। अपनी भी गलती, अपनी गलती से लोग जान गंवाते हैं, लेकिन आपकी जान तो बच जाएगी, जान को बच जाएगी, जान बच जाएगी। इसीलिए सब दिखा रहा हूं। भिंड के बाद अब आपको मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों का हाल भी बता देते हैं। अब आप श्योपुर का हाल देख लीजिए, कल भी दिखाया था। हमारे सहयोगी हेम तिवारी ने ये वीडियो भेजा है। पुलिया पर पानी का बहाव तेज है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। देखिए कैसे जान की परवाह किए बिना इतनी तेज बहाव के बीच बह रहे हैं। और जब पुल पार करने वाले बच्चों से हेम तिवारी ने बात की तो सुनिए क्या कह रहे हैं। ज्ञान ही दे रहे होंगे, सुनाइए भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजापुर के। कितनी उम्र है? 16। अभी आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? पुल पे। जब आप पुल पर आ रहे थे निकल के, जब तेज बहाव पानी का था तो आप गिर गए थे? हाँ गिर गए थे। तो क्यों आ रहे थे अपनी जान को जोखिम में डाल के? वैसे ही। आपके साथ में कौन था? पापा। अब अगली बार तो नहीं आओगे ऐसे आप? आएंगे। अच्छा आओगे? हाँ। अच्छा आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? हाँ। नहीं है ना? हाँ आएगी। अच्छा है, 2-4 कंटाप और मारे होते तो ठीक है। हम होते इसके बाद तो 2-3 कंटाप मारे होते और, समझ रहे हैं।
ये जो बहादुरी दिखा रहा है, ठीक किया इसके पापा ने जो कान पकड़कर पीट दिया। कोई भी समझदार अभिभावक ऐसे ही करेंगे। फिर कह रहा हूं, ये मौज कब मौत में बदल जाएगी ना बेटा, समझ भी नहीं पाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अब श्योपुर की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। लगातार बारिश से मालीपुरा गांव में पानी भर गया है। जैसे ही गांव में पानी भरने की सूचना प्रशासन को मिली, टीम हालात का जायजा लेने पहुंच गई। पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। तुरकराहल एसडीएम उदयवीर सिकरवार और जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी ने हार नहीं मानी। नाम इसलिए ले रहा हूं, अच्छा काम किया आपने। ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव में पहुंच गए, पूरी बस्ती का निरीक्षण किया, पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम किए। सीधे मुद्दे की बात में सिर्फ सवाल नहीं पूछता हूं, अगर अधिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना गांव की फिक्र करेंगे तो उनको सलाम भी करूंगा, उनके सामने नतमस्तक भी होऊंगा, क्योंकि मैं रोज सावधान कर रहा हूं। और अगर मेरी सावधान की अपील का असर आप इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से आप ट्रैक्टर में जाएंगे और लोगों को सावधान करेंगे, तो आपको सैल्यूट है भैया। आप इसीलिए अधिकारी बने हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम भी बताया। खैर, विस्तार न्यूज की तरफ से भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। आप गांव पहुंचे और लोगों का हाल चाल पूछा, ये अच्छी बात है। अब आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखा देता हूं। लगातार बारिश की वजह से यहां एक मकान गिर गया। राम जी का पूरा कड़े वाले बाबा के पास रोड धंसने से ये मकान धाराशाही हो गया। गनीमत है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज काफ़ी हलचल रही, क्योंकि कल का दिन पार्टी के लिए खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? कल यानी सोमवार को मोहन सरकार का पहला विस्तार होने वाला है। विस्तार न्यूज नहीं भाई, मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मोहन कैबिनेट का लिस्ट फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात भी कराए हैं। तस्वीर देख लीजिए। कौन हो सकता है मंत्री, कौन बनेगा मंत्री, इस पर अभी सस्पेंस जारी है। देख लीजिए, आप देख लीजिए। राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। अभी की तस्वीर है। जब मैं बुलेटिन करने आया तब मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि अभी की तस्वीर है। देख लीजिए, राज्यपाल से मुलाकात करने गए हैं। चर्चा हुई होगी कि कौन कल शपथ लेगा, ये सब कुछ भी विस्तार न्यूज़ में आप देख लीजिएगा, विस्तार से आपको बताएंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए दो चेहरे, थोड़ा इशारा तो कर ही देता हूँ। रामनिवास रावत और कमलेश शाह का नाम लगभग फाइनल ही मानिए। ये वो दो चेहरे हैं जिनके कारण कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इनाम तो मिलेगा इनाम। छिंदवाड़ा और श्योपुर में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। 29 की 29 सीटें पाई है गुरु बीजेपी ने, और जिन जिन ने आहुति दी होगी उस जीत में उनको तो इनाम मिलना ही है। अब बीजेपी इन दो चेहरों को कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का तोहफा तो देगी, इनाम तो देगी। तो रावत के साथ शाह को भी जगह मिलनी लगभग तय है। अंदर खाने से खबर है बीजेपी में, देख लीजिए, जब तक कुछ हो ना जाए कोई कुछ बता नहीं सकता है। पता चले जिसका नाम ज़्यादा चल गया उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और बोल दिया गया कि भैया आप ज़्यादा उड़ रहे थे इसलिए आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसा होता है। अभी मोहन कैबिनेट का मौजूदा हाल क्या है पहले वो भी देख लीजिए, वो भी आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में 30 मंत्री अभी मोहन कैबिनेट में हैं। 4 जगह खाली है। विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 34 होने की संभावना है। कैबिनेट हो ही जाएगी। कैबिनेट की एक कुर्सी महिला को दी जा सकती है, चर्चा ये भी है और लोग कर रहे हैं। इनमें 2 मंत्री पद पर कमलेश शाह और रामनिवास रावत मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा दोनों नेताओं का प्रोफाइल बता देते हैं। अब कल अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि कौन है, कहां से आए हैं, बीजेपी में पुराने हैं या जो लाखों में कांग्रेसी छोड़कर बीजेपी में आए उनमें से ही कोई है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये दोनों कौन है। सबसे पहले रामनिवास रावत के बारे में जान लीजिए। आपको बता देता हूँ, मंत्री बन जाएंगे, लोग सलाम ठोकने जाएंगे तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। रामनिवास रावत श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। वहीं जहाँ बाढ़ है, समझ रहे हैं आप, जहाँ बाढ़ है लोग परेशान है, वहीं से विधायक हैं गुरु। मंत्री बनना है, मंत्री पद में अगर नाम है तो बाढ़ में अगर थोड़ी परेशान जनता हो रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है मंत्री बनने के बाद ज़्यादा व्यवस्थित कर दें, ज़्यादा सुविधा दे दें। इसलिए इस समय कहाँ घूम रहे होंगे, भोपाल में होंगे। और जो वोट देकर मंत्री बनने के लिए भेजी हो जनता कहाँ परेशान है। खैर, यही रीत है और यही
चरित्र है और इसी तरह से राजनीति सियासत चलती है। आगे बढ़ते हैं। रामनिवास रावत को दिग्विजय कैबिनेट में भी जगह मिली थी, मतलब आप समझ गए ये कांग्रेस के साथ ही है, कांग्रेस के रहे बीजेपी में आ गए हैं और अब मोहन कैबिनेट में भी शामिल होने की चर्चा है। रामनिवास रावत श्योपुर सीट से 8 बार चुनाव लड़े और 6 बार चुनाव जीते हैं। ठीक ठाक जनाधार है इनका। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। समझ जाइए, कांग्रेस को टाटा कह दिया था, बाय बाय कह दिया था और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के हो लिए थे। रामनिवास रावत के साथ 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे, मतलब पूरे ग्रुप के साथ बीजेपी में एंट्री हुई थी। एक सेकंड रुकिए भाई, बहुत लंबा पढ़ता हूं, गला सूख जाता है। खैर, और कांग्रेस क्यों छोड़े, किससे नाराज थे, ये भी जान लीजिए। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से नाराज थे रामनिवास रावत, कांग्रेस छोड़ दिए। अब मंत्री बनाए जाने की चर्चा भी है, लेकिन विजयपुर सीट से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। समझ गए आप, कांग्रेस छोड़ दी लेकिन अभी विधायकी नहीं छोड़ी। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल रामनिवास सबके हैं, जब तक मंत्री पद नहीं मिल जाता तब तक रावत इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। ये तो बात हुई रामनिवास रावत की। अब कमलेश शाह को भी जान लीजिए। कमलेश शाह लगातार 3 बार छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक रहे। पत्नी माधवी शाह नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहीं। हर्रई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीते। 29 मार्च 2024 को बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो जब अब चर्चा है कि कल मंत्री भी बन सकते हैं। और सुनिए, केवल यही 2 नाम नहीं है, बल्कि कांग्रेस के बागियों के साथ बीजेपी अपने सीनियर लीडर का भी नाम आगे बढ़ा सकती है, जिसमें गोपाल भार्गव का भी नाम शामिल है। अब कल क्या होगा ये भी आपको कल बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि देखिए हमने कल ये बताया था और अब जो है ये मंत्री बन गए हैं। अगली खबर पर चलें। मंत्रियों का प्रोफाइल मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। आजकल देश में स्टंटबाजी का चलन खूब है। देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था ना, रील के चक्कर में दिमाग लगा रहे होंगे। सड़क पर चलते हुए वीडियो बनाना और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, देखते देखते लोग हीरो बन जाते हैं। ये देखिए, काले रंग की स्कॉर्पियो कैसे लहरा रही है। देखिए, ये भी एक स्टंट ही है। आसपास कोई गुजरे तो जान चली जाए, लेकिन स्टंट है ये। इस लड़की को देखिए, ये वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लड़के इस लड़की को नीचे लटकाए हैं और वीडियो बना रहे हैं। हद हाल है भाई, हद हाल है। ऐसा नहीं है, मेरी भी रील बनाने की उम्र है, मैं भी बनाता हूँ, ठीक ठाक रील बनाता हूँ, पर ऐसी नहीं बनाता हूँ। देखिए भाई, आप इसको रील कहिए, स्टंटबाजी कहिए, लेकिन हम तो इसको पागलपन कहेंगे। पगला गए हो तुम, पगला गए हो भाई, पागल हो जो ऐसा कर रहे हो। ऐसा पागलपन जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या मतलब इस पागलपन का? बस थोड़ी सी लाइक मिल जाए, थोड़ी कमेंट हो जाए, थोड़ी शेयर हो जाए, बस इसी चक्कर में क्या कर रहे हो आप? पगला गए हो। अब आप इन बाइक सवारों का स्टंट देखिए। लड़के बाइक लेकर निकल जाते हैं और खूब नचाते हैं, सड़क पर खूब नचाते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत जब कॉलेज के ज़माने में पढ़ता था, थोड़ा स्टाइल मार लेता था, लेकिन ऐसा नहीं कि जान चली जाए। स्पीड तेज करके और उड़ाते हुए बाइक चलाना फैशन बन गया है। भों भों की आवाज़ आना, साइलेंसर बदलवा लेना, समझ रहे हैं? ये सब फैशन है। अब तो स्टंट के लिए अलग अलग बाइक आने लगी है। फिर कह रहा हूँ, स्टंटबाजी हमेशा खतरनाक होती है। बाइक से स्टंट करना और पहिए उठाकर चलाना तो अब आम हो गया है। लेकिन आज मुरैना से एक तस्वीर आई, देख लीजिए। भारी भरकम ओवरलोडेड ट्रक लेकर ड्राइवर कैसे बीच बाजार में स्टंटबाजी कर रहा है। इस लाल रंग की ट्रैक्टर को स्टंटबाजी करते देख आसपास के लोग डर गए। ट्रैक्टर ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ऐसे ही स्टंटबाजी करता रहा। कैलारस शहर के थाने के सामने का है पूरा मामला। दिखाइए भाई, दिखाते जाइए इसको। सोचिए, इसके अगल बगल से जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो क्या सोच रही होंगी। उनमें भी बाइकर्स और ई रिक्शा वालों पर क्या बीत रही होगी ये वीडियो देखकर। तो मैं डर जा रहा हूं। मत करिए भाई, ट्रॉली लगी है, सामान ले जाइए, हल लगाइए और खेत में जुताई करिए। ये किसान और आम आदमी की सहूलियत के लिए बनाई जाती है ट्रैक्टर। मत करिए स्टंटबाजी। मुरैना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विस्तार न्यूज यही चाहता है इस ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई हो। बंद कर दीजिए इसको जेल में।
बंद कर दीजिए ताकि ये डरे, बंद ही मत कीजिए। ट्रैफिक पुलिस अनदेखा कर रही, बताइए, रोक देना चाहिए है? ये भी हमने वीडियो में दिखाया कि कैसे ट्रैफिक पुलिस उसको अनदेखा करेगी। गजब है, हद है। जिनको रोकना है वो रोक नहीं रहे हैं और जिनको रुकना है वो रुक नहीं रहे हैं। विस्तार न्यूज है, आपकी परवाह है, आपकी चिंता है, आपसे जुड़ी खबरें दिखाता हूं और कुछ दिखाता नहीं। कार्रवाई करिए भाई इन पर। अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ करने वाले ये ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी इनके स्टंटबाजी की रफ्तार रुकेगी। कुछ दिन पहले लखनऊ में भी ऐसे ही ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई थी। इसीलिए तो बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। ये सब वीडियो देखिए, इतनी भीड़ स्टंटबाजी देख रही है। यह हादसा शर्त लगाकर हो रहे ट्रैक्टर स्टंट की वजह से हुआ। सोचिए, देखते ही देखते मर गया एक व्यक्ति। मौज कैसे मौत में बदल देती है ये स्टंटबाजी। इसलिए कह रहा हूं, आपका अपना चैनल है, परवाह करता हूं आपका अपना चैनल है, इसलिए परवाह करता हूं। ये सब मत कीजिए, ये सब बिल्कुल मत कीजिए। अगली खबर की ओर जाएंगे। ऐसी हरकत जिससे आप जान चली जाए, ऐसी हरकत मत करिए। बस्तर से एक तस्वीर सामने आई है। अब नक्सलियों से डरिए मत। तस्वीर हमारे वीर जवानों की, उनके साहस की है, जोश और जज्बे की है। ये तस्वीर आप तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप भी समझ पाएं कि कैसे हमारे जवान घने जंगलों में, तेज बारिश में एंटी नक्सल जवान जंगल गए, जंगल में ऑपरेशन करके लौट रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, थक गए, कहीं बैठ गए। कहीं अगर वो बैठ गए और नक्सली घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कहाँ ये बैठेंगे, कहाँ ये इनकी पूरी टोली बैठेगी।
और तब चारों तरफ एम्बुश लगाते हैं। एम्बुश लगाते हैं मतलब फंसा लेते हैं उनको, और फंसाने के बाद हमला कर देते हैं और हमला कर देते हैं। उसमें जवानों की शहादत हो जाती है। सोचिए, ऐसे जंगल में, ऐसे बारिश में, ऐसी तबाही में 2 दिन 3 दिन ऑपरेशन करना, बारिश में ऑपरेशन करना, सैल्यूट है। तस्वीर में देखिए, सभी जवानों ने बारिश से बचने रेनकोट पहना हुआ है, जो मैं आपको पहले बता रहा था। जवानों के हाथों में AK-47 इंसान इंसास LMG जैसी बड़ी बंदूकें हैं। इन बंदूकों का भार ही काफ़ी होता है। इसके अलावा भी जवान ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गोला बारूद के अलावा कई जरूरी साजो सामान लेकर निकलते हैं, जिनका कुल भार 10 किलो से लेकर 25 किलो तक होता है। 25 किलो तक। ऐसे में सोचिए कि तेज बारिश हो रही है, जवानों को कई घंटे पैदल चलना है और उनके कांधे पर इतना भार है। खाना वाना सब इसी में है, सब थोड़ा रखे होंगे, कहीं पकाएंगे खाएंगे। ये सब जवान क्यों कर रहे हैं? ताकि आप और मैं अपने घरों में सुरक्षित सो सकें, हम सुरक्षित रह सकें। इस तस्वीर को दिखाता चलता हूँ। इस तस्वीर में जवान एक उफनती नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी अबू झमाड़ से आई है। बस्तर के इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार तो 3 दिन तक बस्तर में लगातार बारिश होती रहती है। धूप का दीदार तक नहीं होता। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन जवान पैदल ही इस पुल को पार कर रहे हैं। पैदल ही जाते हैं, वहाँ गाड़ी वाड़ी फंसने का डर है। पैदल जाइए तो ठीक है, आप पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पानी, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तक पानी मैंने देखा है। दिखाएंगे अभी बारिश, अब चूंकि जवान ऑपरेशन में गए हैं, हम आपको तस्वीर लगातार, यहाँ तक पानी, और जवान उसको पार कर रहे हैं कंधे में इतना वजन रखे। आप में से जो लोग बस्तर या एंटी नक्सल ऑपरेशन को करीब से नहीं जानते हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर जवान किसी गाड़ी का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जवानों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसे जवान ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई करते वक्त फॉलो करते हैं। इन इलाकों में नक्सली अक्सर प्रेशर IED या बारूदी सुरंग लगाए रखते हैं। ऐसे में किसी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर यदि जवान जाते हैं तो नक्सली एक ही ब्लास्ट में गाड़ी में बैठे सभी जवानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और सुनिए, एंटी लैंड माइन व्हीकल जो होती है ना, जिसकी मोटी परतें होती हैं, मोटी परतें, उसको भी नक्सली उड़ा देते हैं। इतना IED प्लांट करते हैं, जिसको नक्सलियों के लिए माना जाता है कि इस पे ब्लास्ट नहीं हो सकता है। जवानों को सुरक्षित अंदर जंगल में ऑपरेशन करने के लिए वो एंटी लैंड माइन व्हीकल दिया जाता है कि भाई इसमें जाइए, आप सुरक्षित हैं। परखच्चे उड़ा देते हैं, इतना विस्फोटक लगाते हैं सड़कों में कि परखच्चे उड़ जाते हैं, इतनी मोटी चादर वाले एंटी लैंड माइन व्हीकल। यही वजह है कि जवान एक दूसरे से निश्चित दूरी तय कर ऐसे इलाकों में गश्त पर निकलते हैं, जिससे यदि नक्सली हमला भी करें तो एक साथ बड़ी संख्या में जवान उसकी चपेट में ना आए। आज आपको ये तस्वीरें दिखाने के पीछे मकसद क्या था, ये भी बता देता हूँ। ये सिर्फ जवानों के शौर्य की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीर ये भी बताती हैं कि जवानों ने, फोर्स ने अपनी रणनीति में कितना बड़ा बदलाव किया है। मैं पिछले 15 सालों से नक्सलवाद को कवर कर रहा हूँ। बीते सालों में बारिश के वक्त नक्सलियों और जवानों के बीच अघोषित युद्ध विराम सी स्थिति होती थी, यानी कि ना कि जवान नक्सलियों के गढ़ में जाते थे और ना ही नक्सली इस दौरान कोई खास सक्रियता दिखाते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में बस्तर के इन घने जंगलों में घुसना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। यहाँ कई छोटे बरसाती नाले हैं, जो मैं आपको बता रहा था, जो थोड़ी सी बारिश में ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। साथ ही कई जहरीले जीव जंतु भी बड़ा खतरा होते हैं। मच्छरों से आपको पता है जवानों की मौत मच्छरों से सैकड़ों मौत हुई है, सैकड़ों। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं है, मैं आपको कल परसों में बता दूंगा, क्योंकि आज वो खबर नहीं थी, लेकिन सैकड़ों मौत हुई है मलेरिया से। ऐसे जंगल में सोना, ऐसे जंगल में आप समझिए आप ऐसे जंगल में रात बिताना बड़ा खतरा होता है। ऐसे में जवान और नक्सली दोनों ही बीते वर्षों में बारिश के ये 3-4 महीने सुरक्षित पनाहगाह में बिताते थे, लेकिन अब पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। फोर्स ऑपरेशन मानसून चला रही है। तेज बारिश में भी जवान अपने कैंपों से बाहर निकल घने जंगलों में नक्सलियों के गढ़ तक जा रहे हैं। ऐसे ही ऑपरेशन को जवानों ने कुछ दिन पहले अंजाम दिया, जब भारी बारिश के बीच जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ अबू झमाड़ में 4 दिन लंबा ऑपरेशन चलाया। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने घमंडी इलाके का नाम ही घमंडी है, 5 नक्सलियों को मार गिराया था।
तो इन तस्वीरों को देखिए और अपने जवानों पर गर्व करिए, अपने जवानों पर गर्व करिए, सैल्यूट कीजिए, सलाम कीजिए। चलिए अगली खबर सनसनीखेज है, बहुत संगीन खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपके दोस्त
416 नंबर बेबीलोन होटल का वो कमरा है जो लड़की के नाम पर बुक करवाया गया था। अब आगे की कहानी परिजनों के आधार पर बताता हूं। लड़की के परिवार वालों ने क्या कहा है वही बताएंगे। लड़की के परिवार वालों ने साफ साफ कहा है कि वो लोग रात में 4 बार होटल आए। उनको कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। होटल प्रबंधन से गुहार लगाई, उनकी बहन को उनसे मिलवाइए। पुलिस को लेकर भी आए, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। परिजन तो ये भी कह रहे हैं कि होटल प्रबंधन से अपने स्तर पर जांच करने की बात कही गई थी, लेकिन अंजाम देखिए, होटल में लाश पड़ी हुई है। सुना दीजिए भाई, परिजन के आरोप लगा रहे हैं। इसमें तो मैं पुलिस से निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जिसने जो किया वो किया, लेकिन प्रबंधन के ऊपर भी इसमें केस बनाया जाना चाहिए और प्रबंधन के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस को, क्राइम ब्रांच के लोगों को, हम परिजन हैं, साथ में आए, इनसे निवेदन किया कि भैया आप लिस्ट में चेक तो कर। घर वाले जो कहते हैं वो सुनाना पड़ता है। लड़की की जान बच जाती कह रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं घर वाले। लेकिन आरोप तो यही लगा रहे हैं, लेकिन सुन लिया आपने, होटल प्रबंधन की शायद अपनी कुछ पॉलिसी रही होगी जो अपना रेपुटेशन बचाने के चक्कर में घर वालों के बातों को नज़रअंदाज करते रहे। ये इसलिए बताना पड़ेगा आपको क्योंकि अगर परिजन कह रहे हैं जिनका कुछ खोया गया है तो उसके बारे में सुनाना, खो गया है जिनकी जान चली गई है, जो आक्रोशित भी हैं, घर वालों में बहुत गुस्सा है, गुस्से में नजर आए हैं। होटल प्रबंधन में इतना गुस्सा दिखाया कि तोड़ फोड़ की गई। तस्वीर देख लीजिए, झूमर देखने को मिलेगा, फर्श पर कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल तो यही है कि टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ झूमर किसी के घर की बेटी को वापस दिला पाएगा क्या? किसी का अपना गया है। गुस्साए परिजनों के कारण जिस होटल प्रबंधन को पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है, उससे किसी के घर की बेटी वापस आ जाएगी क्या? और लड़की की हत्या, परिवार की हालत, होटल में ड्रामा, सब कुछ दिखाया है। इन सारे घटनाओं से बेखबर युवती का वन की घटना है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को बेरहमी से पीटा है। क्यों भाई, क्यों? अधिकारी अगर कुछ गलत करे, घूस ले, तब भी आप उसकी शिकायत करेंगे ना। किसी को पीटने वाले आप कौन होते हैं भाई? किसी को मार पीट देंगे, वो अकेला है, बेसहारा है। आप गांव से बड़ी बारात नहीं होती, आपने सुना होगा। आप गांव में संख्या बल ज्यादा, पीट देंगे। पीटा ही नहीं है, बल्कि उनके कपड़े उतरवा कर पैसे भी लूट लिए। बताइए, तस्वीरें देख लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है। घायल वनकर्मी हॉस्पिटल की बेड पर लेटे हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्या है पूरा मामला? चलिए सब विस्तार से बता देता हूं। यह मामला 6 जुलाई का है। गरियाबंद के तौरेंग रेंज में वन विभाग के अधिकारी अतिक्रमण हटाने निकले थे। हद है।
अधिकारियों को खबर थी कि खेती करने के लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। अब देखिए, जब अधिकारी पहुंचे तो आरोपी जोर जोर से भागने लगे, चिल्लाने लगे। अधिकारियों को यही लगा कि आरोपी डर के भाग रहे हैं, लेकिन रुकिए, आरोपी शातिर था, चिल्लाकर अपने लोगों को बुला लाया। वो चिल्ला इसलिए रहा था कि ताकि आ जाओ और साथी आ जाओ। देखते देखते गांव के 20 से 25 लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और लग गए मारपीट करने। लाठी डंडा जो मिला उससे अधिकारियों को पीटने लगे। इतना ही नहीं, मारपीट करने में गांव की महिलाएं भी शामिल थी। बताइए, इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर लेते हैं ये, इतनी जल्दी कर लेते हैं। अवैध कब्जा किए थे। अगर अधिकारी आए तो कैसे एकजुट होकर कर्मचारियों को पीट देना है, इसकी पूरी प्लानिंग है। अब आप घायल रेंजर राकेश परिहार की तस्वीर देख लीजिए, दर्द से करा रहे हैं, बेरहमी से पीटा गया। सरकारी अधिकारी अपना काम करने जा रहा है, मारपीट दे रहे हो, भाई हद है। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, यही कहानी बता बता के बड़े हुए हैं, और गांव के लोग अब गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक अधिकारी को मार रहे हैं। घायल वनकर्मी जैसे तैसे थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराई। जरा सुनियो सहयोगी से क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। इसमें करीब जो है 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रैक्टर को हमने जब्त करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है गांव वालों का सहयोग लेके जो है मारपीट से उतारू हो गए और काफी गंभीर रूप से जो है उनको चोट पहुंचाई है और उनका जो है अभी मैनपुर जो अस्पताल है उसमें इलाज जारी है। सरकारी अधिकारी जब गलत करते हैं, घूस लेते हैं, खूब दिखाते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन इस तरह से आप मारेंगे पीटेंगे तो गांव वाले आपको भी हम सलाम नहीं करेंगे। आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी घटना है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अमरनाथ यात्रा पर हर साल क्या क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग जाते हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। रोज की खबर आपको बताता हूं, हर दिन का अपडेट बताता हूं, क्योंकि यहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। और अमरनाथ यात्रा की खबर आप खूब देखते भी हैं, लाखों लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में विस्तार न्यूज की खबर, लाखों लोग। और अब तो विस्तार न्यूज आपको जियो के भी प्लेटफॉर्म में मिलेगा। आप जियो के एप्लीकेशन में जाएंगे, आप जियो के DTH में जाएंगे, हर जगह आपको मिलेगा। जियो के मोबाइल टीवी में हर जगह आपको विस्तार न्यूज देखने को मिलेगा। विस्तार से बताऊंगा कहां कहां मिलेगा। खबर आपको बताता हूं, 29 जून को यात्रा शुरू हुई, तब भी खबर बताई। कौन से 2 रास्ते हैं वो भी बताई। और कल यानी 6 जुलाई को भारी बारिश से यात्रा रोक दी गई थी, वो भी बताया था। इसलिए आज खबर क्या है वो भी जान लीजिए। एक बार फिर बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो गई है। कल एक तस्वीर दिखाई थी, बाबा बर्फानी का शिवलिंग कैसे 10 दिन के अंदर ही पिघल गया था, विलीन हो गया था, वो भी दिखाया था। 8 तस्वीरें दिखाई पहले दिन से 6 जुलाई तक की। और अब आज का अपडेट यही है कि बाबा बर्फानी की यात्रा 1 दिन का ब्रेक था, लेकिन अब फिर से शुरू कर दी गई है। सब कुछ जान गए, सब कुछ जान गए आप, सब कुछ जान गए ना। देश में क्या हुआ, बारिश में क्या हुआ, कहाँ क्या परेशानी थी, हत्या जान गए आप, मध्य प्रदेश में मंत्री कौन बन रहा है ये जान गए आप। इसके अलावा बाबा बर्फानी का क्या अपडेट है वो जान गए आप। जवानों के शौर्य को मैंने आपको दिखा दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोग हैं ये सब कुछ आपको दिखा दिया। देश की खबर दिखा दिया। बहुत जरूरी फोन आ रहा है, उठाने दीजिए। और आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आगे की खबर विस्तार न्यूज़ विस्तार से देखते रहिए। नमस्कार।